हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस साइकिल। ओके, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, टीसीएस साइकिल का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हो। हेंस क्रेब ने सबसे पहले इस साइकिल का डिस्कवर किया था, इसलिए इस साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। टीसीएस साइकिल ऑलरेडी यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ। टीसीएस साइकिल का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि ये जो साइकिल होता है इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, उस स्टेबल कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए साइकिल का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाला साइकिल होता है। ये साइकिल को सेंट्रल मेटाबॉलिक हब के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल मेटाबॉलिक हब का मतलब होता है ये जो साइकिल होता है ये और भी दूसरे प्रकार के बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो इस तरीके से इस साइकिल का नाम है सेंट्रल मेटाबॉलिक हब। जैसे कि ये साइकिल जितने भी अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड के जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस साइकिल का नाम सेंट्रल मेटाबॉलिक हब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इस साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। एम्फीबॉलिक साइकिल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो साइकिल है इसमें एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों चीज़ इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अमाइनो एसिड का जो फॉर्मेशन होगा, बायोसिंथेटिक पाथवे होगा, तो एनाबॉलिज्म कंसीडर किया जाएगा, और कैटाबॉलिज्म मतलब जो पायरुविक एसिड का कैटाबॉलिज्म हो रहा है वो कैटाबॉलिज्म के बेसिस पे यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो जिस भी साइकिल में एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शंस होती है तो उस साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस साइकिल का और एक नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में साइट्रिक एसिड बनता है और जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो साइट्रिक एसिड होता है, और वो जो साइट्रिक एसिड होता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए साइकिल को हम साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हम एक्चुअल साइकिल में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पिछला वीडियो है, जो ग्लाइकोलिसिस हम पढ़े हैं, उस ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़े हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अभी हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन देखेंगे, पायरुविक एसिड का। चूँकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है तो जब पूरा साइकिल कंसीडर हम कर लेंगे, जब पूरा साइकिल पढ़ लेंगे, तो जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट बने हैं सबको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का जो 2 मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल कंसीडर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं साइकिल किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है उसमें पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए बनता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन एसिटिल कोए 2 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पर 1 कार्बन यहाँ से लॉस हो जाता है CO2 के फॉर्म में। ये जो स्टेप्स होता है इसमें NAD का यूज होता है और NADH2 बाहर निकलता है। कोएंजाइम ये बोल सकते हो आप, या को ए बोल सकते हो, ये प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। ये कोएंजाइम ये इस पायरुवेट के साथ कंडेंस होता है, ऐड होता है। तो ये जो को ए है, ये को ए जब पायरुविक एसिड के साथ कंडेंस होता है तो एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। 1 CO2 लॉस हो रहा है, इसलिए 2 कार्बन कंपाउंड बना है एसिटिल को ए का। एंजाइम का यूज होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ओके, तो ये पहला स्टेप्स कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपको कार्बन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर 3 कार्बन लेके चले थे, 2 कार्बन यहाँ पर बना है और CO2 के फॉर्म में कार्बन लॉस हो चुका है। ओके, अब ये जो साइकिल है, इस साइकिल का जो इनिशियल सबस्ट्रेट है, तो इनिशियल जो सबस्ट्रेट है वो है ऑक्सलो एसिटिक एसिड या ऑक्सलो एसिटेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, ऑक्सलो एसिटेट एसिड और एसिटिल कोए दोनों आपस में क्या होता है, कंडेंस होता है, यानी कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। जो सेकेंड स्टेप होता है कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, कंडेंसेशन करेंगे, और जो पहला प्रोडक्ट है वो साइट्रिक एसिड बनाएंगे। यहाँ पर पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइट्रिक एसिड बनाएंगे, जो कि इस साइकिल का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ओके, तो इसी साइट्रेट का जो ये जो साइट्रेट है, इसी साइट्रेट के बेसिस पे हम इस साइकिल का नाम क्या रखते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल।
या ये जो साइट्रेट होता है, इसी साइट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCS साइकिल भी बोला जाता है। ओके, तो जो दूसरा स्टेप्स होता है, जब इन दोनों का कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पर हाइड्रेशन की रिएक्शन होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होगा और जो कोएंजाइम ए होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये जो स्टेप्स होता है, इस स्टेप्स में साइट्रेट सिंथेस जो एंजाइम होता है उसी एंजाइम का यूज होगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो हमारा साइकिल होगा कुछ इस तरीके से होगा। जो साइट्रेट है, साइट्रेट अब कितना कार्बन कंपाउंड बन चुका है, 6 कार्बन कंपाउंड का ये मॉलिक्यूल बन चुका है। अब देख पा रहे हो 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आया है, एसिटिल कोए का 2 मॉलिक्यूल कार्बन, 2 कार्बन और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का 4 कार्बन, तो टोटल कितना कार्बन हो चुका है, 6 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। अब ये साइट्रेट सिस एकोनिटेस में कन्वर्ट होगा। सिस एकोनिटेस में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन की प्रोसीजर होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये क्या है, एक रिवर्सिबल स्टेप्स होता है। यहाँ पर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज एंजाइम। ओके, सिस एकोनिटेट बनेंगे, साइट्रेट से सिस एकोनिटेट बनेंगे जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद सिस एकोनिटेट से आइसोसाइट्रेट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आइसोसाइट्रेट बनेगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ये जो स्टेप्स होता है, इस स्टेप्स में फिर से रीहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पर ऐड होगा और ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है एकोनिटेज एंजाइम। ओके, तो आइसोसाइट्रेट बन चुका है। आइसोसाइट्रेट से आगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेंगे जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। ये जो स्टेप्स होता है इसमें 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होता है, यानी कि यहाँ से 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो 6 कार्बन कंपाउंड था 5 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। इस स्टेप्स में NAD का यूज होता है और NADH2 बाहर निकलता है। जो एंजाइम यूज होता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है। तो 5वां स्टेप में क्या हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। उसके बाद 6th स्टेप में क्या हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बन रहा है, सक्सिनिल कोए बन रहा है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो स्टेप्स होता है, इस स्टेप्स में क्या होता है, CO2 के फॉर्म में 1 कार्बन फिर लॉस होता है, तो इसलिए ये सक्सिनिल कोए बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। इस स्टेप्स में क्या होता है, कोएंजाइम में या कोए का यूज होता है और CO2 बाहर निकलता है। यहाँ पर NAD का यूज होगा और NAD का यहाँ पर रिमूवल होगा, यानी कि NADH2 बनेगा। यहाँ पर NAD का यूज होगा और NADH2 बाहर निकलेगी। एंजाइम कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का यूज होगा। ओके, उसके बाद सक्सिनिल कोए से क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा या सक्सिनेट बनेगा जो 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनिल कोए सब जब सक्सिनेट में चेंज होगा तो इस स्टेप्स में GDP का यूज होता है और GTP में कन्वर्ट होता है और कोएंजाइम ए या कोए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इस स्टेप्स में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है सक्सिनिल कोए सिंथेटेज एंजाइम। जिस भी स्टेप्स में ATP या एनर्जी से संबंधित बातें होती है या एनर्जी रिमूवल या एनर्जी यूज होता है, उस स्टेप्स में सिंथेटेज एंजाइम का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर GTP का यूज हो रहा है, GDP का यूज हो रहा है और GTP का प्रोडक्शन हो रहा है। तो GDP आप यदि आप एनिमल के केस में इस साइकिल को कंसीडर करोगे तो GDP का यूज होगा। यदि आप इस साइकिल को प्लांट के केस में कंसीडर करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली ATP का प्रोडक्शन होता है, ADP से ATP का प्रोडक्शन होता है। ओके, आगे हम देखेंगे इस साइकिल को कि किस तरीके से आगे की साइकिल हम, तो आगे की जो साइकिल है उसमें सक्सिनिक एसिड जो बना हुआ है, सक्सिनिक एसिड से यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बनेगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। जब फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो FeD का यूज होगा और FeDH2 का प्रोडक्शन होगा। ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ओके, फ्यूमेरेट से क्या बनेगा, मैलेट बनेगा। जब मैलेट बनेगा तो यहाँ पर फिर से हाइड्रेशन यहाँ पर होगा और
ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फिर से यहाँ क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। और इस स्टेप्स में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है फ्यूमेरेज एंजाइम। उसके बाद जो फाइनल हमारा जो स्टेप्स होता है वो है मैलेट। मैलेट से फिर वापस क्या बनेंगे, ऑक्सोलो एसीटेट या ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, जो कि कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन। तो यहाँ पर मैलेट बने, मैलेट से क्या बन रहा है, ऑक्सोलो एसीटेट या ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बन रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यूज NAD का यूज हो रहा है और NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इस स्टेप्स में जो है एंजाइम का यूज होता है, उस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ओके, तो ये था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इस पूरे क्रेब्स साइकिल में कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एसिटिल कोए का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सोलो एसिटिक एसिड का 4 मॉलिक्यूल, दोनों आपस में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सोलो एसिटिक एसिड का है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन किसका है, एसिटिल कोए का है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो स्टेप्स नंबर 5 और स्टेप्स नंबर 6 दोनों स्टेप्स में 2 कार्बन का लॉस हो रहा है। इस स्टेप्स में एक CO2 के फॉर्म में कार्बन लॉस हो रहा है और जो 6th स्टेप है इस स्टेप्स में भी CO2 के फॉर्म में कार्बन लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल में हमारे पास सक्सिनिल कोए के पास 4 ही कार्बन बचा हुआ है। जिस 4 कार्बन का जिस चार कार्बन को हम एज अ सबस्ट्रेट के फॉर्म में ऑक्सोलो एसिटिक एसिड को लेके चल रहे थे। तो एक्चुअल में हमारे पास 4 कार्बन का ही कंपाउंड बनके फाइनल यहाँ पर बन चुका है। अब ये जो सक्सिनिल कोए है ये वापस क्या होगा, रीजनरेशन करके वापस ऑक्सोलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और जो 2 कार्बन हम बाहर से लिए थे एसिटिल कोए के फॉर्म में, वो एसिटिल कोए का जो दो कार्बन है वो इस तरीके से स्टेप्स नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 में यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं। ओके, तो ये था क्रेब्स साइकिल का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब इसको ध्यान में रखेंगे। इस पूरे पाथवे में इस पूरे साइकिल में कितना ATP का प्रोडक्शन हुआ है, उस ATP प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं कि कितना ATP यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ATP कैलकुलेशन को हम यदि देखेंगे, आपको पहले बताया हो कि जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पारुविक एसिड की संख्या कितना है, 2 है। तो जितने भी यहाँ पर NADH बने हैं, FADH बने हैं और GTP बने हैं, सबको हम 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप यदि पूरे साइकिल को आप कंसीडर करोगे तो आपको एक साइकिल की यदि आप बात करोगे तो 4 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे आपका, NADH2, 1 मॉलिक्यूल FADH2 और 1 मॉलिक्यूल GTP। यदि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मॉलिक्यूल NADH2 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल FADH2 बनेगा और 2 मॉलिक्यूल GTP बनेगा, जो डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से 8 मॉलिक्यूल NADH2 से कितना ATP बनेगा, 20 ATP बनेगा। 1 मॉलिक्यूल NADH2 इज इक्वल टू 2.5 मॉलिक्यूल ATP। तो उस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 मॉलिक्यूल NADH2 से हमें टोटल 20 मॉलिक्यूल ATP का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से FADH2 से क्या कितना ATP बनेगा, 3 ATP। 1 मॉलिक्यूल FAD इज इक्वल टू 1.5 मॉलिक्यूल ATP। तो 2 मॉलिक्यूल FADH2 से क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ATP का प्रोडक्शन होगा। उसी तरीके से जो GTP है वो डायरेक्टली ATP में कन्वर्ट होगा। तो 2 मॉलिक्यूल GTP यहाँ पर है, 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल जो क्रेब्स साइकिल है उसमें टोटल 25 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का प्रोडक्शन होगा और 25 ATP का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। और जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे था, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में टोटल 7 ATP का प्रोडक्शन हुआ था। तो 25 और 7 टोटल 32 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ओके, तो ये पूरा जो था एक क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP का कैलकुलेशन या कितना ATP का प्रोडक्शन होता है उस पूरे ATP कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लिए हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो 32 मॉलिक्यूल ATP का जनरेशन होता है। तो ये था ओवरऑल क्रेब्स साइकिल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।